नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंसा भड़कने के बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू, थाने को लगाई आग, करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, कई लोग घायल। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग ली। सीएम धामी 2 दिवसीय लोहाघाट दौरा प्रस्तावित, किसी गांव में कर सकते हैं रात्रि प्रवास, प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा। जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाओं के कई महीने बाद आज भी दहशत, स्कूल डमीजोद हो जाने के बाद बच्चे टेंट में पढ़ने को मजबूर, पास में लगा बिजली का ट्रांसफार्मर खतरे को दे रहा न्योता। जसपाल उर्फ विशाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 दोस्तों ने ही की हत्या, हिस्सेदारी के विवाद में दिया था घटना को अंजाम। और नैनीताल जिले में पुलिस का सत्यापन अभियान, मकान मालिकों और किराएदारों के किए वेरिफिकेशन, संदिग्धों में मची भगदड़, एक इमारत में बिना सत्यापन मिले 32 लोगों पर की चालानी कार्रवाई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में नगर निगम ने अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और मस्जिद को जेसीबी मशीन से गिरा दिया। इसके बाद इलाके में पैदा हिंसक हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। पुलिस ने बताया कि हिंसक वारदात में 60 लोग घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और नगर पालिका कर्मचारी हैं जो कार्रवाई में शामिल थे। घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम भी शामिल हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हल्का बल प्रयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने पुलिस गश्ती कार सहित कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। हिंसा बढ़ने पर हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद कर दी गईं। कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और हालात बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्थिति ये थी कि मैं जब अपने घर के पास पहुंचा, मेरे घर के बगल से मुस्लिम लोगों का घर है और मैं किसी सिलसिले से आगे रुका, जैसे अपनी गाड़ी रोक के, तो मैंने देखा अपनी पहली बार ऐसा कि पुलिस प्रशासन कई संख्या में, मतलब सैकड़ों की संख्या में भागता हुआ आ रहा अपनी जान बचाने के लिए। और वो लोग पथराव कर रहे थे, घेर के मार पथराव उनके ऊपर कर रहे थे। महिलाएं सर में फटे हुए और ये बहुत बुरी तरीके, किसी का पेट टूटा हुआ, किसी का हाथ में वो तकलीफ। तो इस वजह से उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग देख रहे हो, हमें बचा नहीं रहे हो। तो फिर हमने उनको बचाने का प्रयास किया, उनको रोका, उसमें हम भी घायल हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी। वहां पर खड़े पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहन पेट्रोल बम से जला डाले। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से थाने से भागकर जान बचाई। महिला एसडीएम और एसपी समेत 250 से ज्यादा लोग पथराव में चोटिल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए डीएम वंदना ने रात में ही कर्फ्यू लगाते हुए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए। रात में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं आज बाजार और सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र के मालिक का बगीचा और अच्छन खान के बगीचे में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सफिया मलिक और अन्य को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी नियत कर दी। अबे बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है और इस शहर की एक जो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, और जिन लोगों ने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यानी कि हमारे पुलिस बल पर, हमारे पत्रकारों में, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों में हमला किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं
सर्वप्रथम पूरे अपने शहर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग शांति बनाए रखें, अपने घरों पे रहें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। किसी भी प्रकार का रिलीफ जो है वो याचिकाकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी इस एक्शन को ले चुका था, सिर्फ निस्तारण के लिए उसको रोका गया था। इसलिए नगर निगम ने अपनी टीमों को मूव कराया। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहाँ रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। और फिलहाल किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, हल्द्वानी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल हालात पर किस तरह से काबू पाया गया है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल 3 बजे के बाद से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे थे और रात्रि तक लगातार पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, मीडिया कर्मियों ने जैसे तैसे जान बचाई। हर तरफ जो है एक भयावह मंजर था। जो अवैध जो सरकारी भूमि पर जो मदरसा बना हुआ था, नमाज स्थल था, उसको जब हटाने की कार्रवाई जो की गई, उसके बाद से जिस प्रकार से चारों तरफ से जो है पथराव प्रारंभ हुआ, पुलिस कर्मियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस कदर बेकाबू हो सकते हैं। वो तो समय रहते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा एक्शन लिया और डीएम वंदना ने सीधे यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बताते चले कि जिस प्रकार से डीएम वंदना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह कोई जो टारगेट करके किसी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जा रहा था, बल्कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जहां जहां जो अवैध संपत्तियां जो हैं उनको लगातार जो है जिला प्रशासन हटाने का काम करता आया है। उसी क्रम में ये कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हालात बेकाबू हो गए, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, मीडिया कर्मियों ने जान बचाई है। कई वाहन जो है पुलिस के जो डायल 112 जो वाहन होता है उसको भी आग लगाई गई है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों के वाहन भी पेट्रोल बम के माध्यम से जला दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों ने जैसे जैसे थाने में पहुंच करके अपनी जान बचाई, लेकिन स्थिति ऐसी बेकाबू हो गई कि वहां पर भी लोगों ने थाने को जो है फूंक दिया और जैसे तैसे पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचाई है। फिलहाल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और हर तरफ चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात की गई है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके जो किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा लगातार पीएससी रुद्रपुर से आई जो 2 प्लाटून पीएससी भी यहाँ पर तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस निगरानी कर रही है। जी शैलेंद्र, क्या अब तक कोई गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अभी जो डीएम वंदना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों की जो है मौत हो गई है, ऐसी खबर भी सामने आई है। और वहीं डीएम वंदना ने कहा है कि जिस प्रकार से जो हमला जो है उन्होंने सुनियोजित तरीके से जो करा है, उसको लेकर के भी लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी उपद्रवी होंगे उनको भी किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है वो उपद्रवियों से ही भरपाई करने की उन्होंने बात कही है। जी शैलेंद्र, एक बात कही जा रही है कि ये पूर्व नियोजित हमला था। बताया जा रहा है कि पहले इनको नोटिस दिए गए थे, खाली करने का समय दिया गया था और इस वजह से इनको ये पता था कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता पहुंचने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि पूर्व नियोजित तरीके से पत्थरों को इकट्ठा किया गया और फिर ये हमले को अंजाम दिया गया। इस बात को लेकर कितनी पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जब अतिक्रमण 3 बजे तोड़ने की कवायद नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से प्रारंभ की, तो उस समय पुलिस प्रशासन ने दिन में भी जो वहां पर सत्यापन अभियान चलाया था। सत्यापन अभियान के दौरान इस प्रकार की फिलहाल कोई गतिविधि सामने नहीं आई थी, लेकिन जब नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ जो है जो समुदाय विशेष का जो इलाका है बनभूलपुरा, वहां पर जब पहुंची है, जो नजुल भूमि पर जो मदरसा बना हुआ था उसको तोड़ने के लिए, तो अचानक से चारों तरफ से जो छतों पर लोग थे वो सबसे पहले तो वहां महिलाओं को आगे करा गया। उसके बाद पीछे से लोगों ने जो पथराव शुरू कर गए। पुलिस बल की अगर बात करें तो पुलिस बल लगातार जो है भीड़ को तितिर बितर करने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए कि लगातार जो है जो पत्थरबाजी जो हो रही थी वो कब अचानक पेट्रोल बम में तब्दील हो गई, इसका भी किसी को अंदाजा नहीं लग पाया। जब हालात लगातार बेकाबू होते चले गए, तब उसके बाद डीएम वंदना ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिए, साथ ही उपद्रवियों को सीधे गोली मारने का आदेश दिए गए। तब कहीं जाकर के स्थिति जो है कुछ हद तक काबू में आ पाई है, लेकिन देर रात के बाद जब लगातार वहां पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है, आसपास के जिलों से भी जो पुलिस फोर्स बुलाई गई है, उसके बाद तब कहीं जाकर के हालात यहाँ पर काबू हो पाए हैं। लेकिन जिस तरीके
तरीके से लगातार पथराव हुआ था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और एक बात यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, ये वही बनभूलपुरा इलाका है जिसको अभी पिछले माह ही माफी चाहूंगा, जो पिछले वर्ष ही जो है हाई कोर्ट नैनीताल के निर्देश पर इस बनभूलपुरा को अवैध भूमि बता करके इसको हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश पहले से ही पनपा हुआ होगा, जिसको लेकर के जब ये अवैध जो नजूल भूमि पर मदरसा जो बना हुआ था, नमाज स्थल था, जब इसको तोड़ने के लिए गई टीम, तो लगातार जिस प्रकार से पहले जो मूवमेंट बनाया रहा था, तो वही कहीं ना कहीं वही मूवमेंट इस हद तक हावी हो गया कि हर तरफ से पथराव होने लग गए। और इसके अलावा जो हल्द्वानी के हालात है, उसके अलावा आसपास के जिलों में भी जो है लगातार जो है पुलिस मूवमेंटिंग कर रही है, गश्त कर रही है। इसके अलावा जो उत्तराखंड यूपी का बॉर्डर है उस पर भी जो है हर तरीके से नाकेबंदी की गई है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल। दिल्ली में हमने देखा था कि जब इस तरह के हालात हुए थे तो वहां पर ये निर्णय लिया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी या संदिग्ध लगेगी, पहली बात तो ये कि इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी रही। दूसरा ये कि अगर इस तरह का लग रहा था, कोई इनपुट अगर हल्का सा आया भी था, तो जैसे दिल्ली में ड्रोन के जरिए छतों पर निगरानी रखी गई थी कि इस तरह के हालात को पैदा करने के लिए क्या कोई तैयारी की जा रही है, उस तरह की तैयारी यहां देखने को नहीं मिली। तो कहा जा सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर इसमें रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की घटना का जो आपने जिक्र करा, इसके अलावा जो हरियाणा के नूह में जो जिस तरीके से जो हालात बने थे, तो उस चीज से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नेतृत्वहीनता की कमी दिखाई दी है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो या तो फेल साबित हुआ है, या फिर जिस प्रकार से जो घटना सामने आई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही जरूर सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के नूह में भी दंगे फसाद हुए थे, दिल्ली में भी घटना हो चुकी थी, सबका संज्ञान में था, उसको लेकर के जिस प्रकार से पूरा मुस्लिम बहुल इलाका जो बनभूलपुरा है, तो ऐसे में यहाँ पर बिना सुरक्षा के जाना, कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके पास ना तो हेलमेट था, ना कि कुछ पूरी तरीके से व्यवस्था थी। जब हालात बेकाबू हुए तब उसके बाद कहीं जाकर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और जो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उन्होंने जो पानी की बौछार की गई है। और स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जो कुछ महिला पुलिसकर्मी थे उनको भी जो है कि वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने अपने घरों में पनाह दी, तब कहीं जाकर के उसके बाद जब भारी पुलिस फोर्स पहुंचाया था, उन महिला पुलिसकर्मियों को बमुश्किल वहां से बचाया गया है। कई मीडिया कर्मी वहां इस तरीके से फंसे हुए थे, उनको भी किसी प्रकार से वापस बाहर निकाला है, और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, 1 से लेकर के 12 तक के विद्यालय बंद है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया गया है, और एहतियातन जो है सुरक्षा व्यवस्था बड़े पैमाने पर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पीएससी और 2 प्लाटून जो यहाँ जो पीएससी थी वो भी तैनात की गई है। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई है कि ताकि किसी प्रकार की अफवाह न उड़े। और जो है जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अभी कुछ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी, और अग्रिम कार्रवाई लगातार इसी प्रकार से सख्ती से जो है उपद्रवी से निपटने की बात कही जा रही है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह से हालात को अपने काबू में कर लिया है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट पहुंच सकते हैं। लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि सीएम 10 फरवरी को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर आ रहे हैं। वे लोहाघाट के किसी एक गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। एसडीएम ने बताया कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री रात्रि प्रवास कर सकते हैं और 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इसमें दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई। जीआईसी हेलीपैड से लेकर रामलीला मंच तक सड़क को चमकाया जा रहा है। बरसों से बंद पड़ी नालियों को खोल दिया गया है और सड़क किनारे उगी झाड़ियां काटी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि हर 6 महीने में वीआईपी का दौरा होना चाहिए ताकि नगर की स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे। सीएम साहब का यहाँ पर रोड शो है और एक नाइट स्टे का भी प्रोग्राम है। तो 10 और 11 का सीएम साहब का 2 दिन का प्रस्तावित दौरा है। उसको लेकर सभी विभाग जो है जोर शोर से तैयारी करिए ताकि ये प्रोग्राम जो है बड़ा भव्य और दिव्य हो सके। भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता विधानसभा में क्षेत्र में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पास होने पर यहां पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर मिठाई। भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल प्रस्तुत कर पास करा दिया है, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया एक संवैधानिक महत्वपूर्ण वादा समान नागरिक संहिता कानून के रूप में पूर्ण किया है। निश्चित रूप से यह कानून पूर्व भारत में लागू होगा। धीरे धीरे सभी राज्य इसे अपनाएंगे और पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने जो है यूसीसी को जो है विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरे सरकार को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक उत्तराखंड राज्य ऐसा बनाया है जिसने पहली बार इसमें यूसीसी को लागू किया है। और हम मानते हैं कि जहां कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो वहाँ सिविल जो लॉ है उसमें एक ही देश में रहने वाले नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसी नियत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में इस कोड से जो है जो लोग जिनको थोड़े बहुत बिंदुओं में कहीं शंका है, निश्चित ही उनकी भी शंका दूर होगी। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने पर लोहाघाट नगर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के निर्देश और भाजपा जिला मंत्री निर्मला पांडे के नेतृत्व में खुशी जताते हुए मिठाई बांटी। सभी ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि यूसीसी बिल पास होने से सभी जाति धर्म की महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए मजबूती मिली है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जो उनके कुशल नेतृत्व में यह यूसीसी बिल जो यहाँ पारित हुआ है, पारित करने वाला हमारा उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। यूसीसी जो कानून लागू किया है, समान अधिकार जो महिलाओं के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो हमारे लिए कानून दिया है, इससे सभी महिलाओं के सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे आज महिला मोर्चा के द्वारा लोहाघाट में सभी महिलाओं के द्वारा मिष्ठान वितरित करके खुशी जाहिर की है, जिसके लिए हम सभी बहनें लोहाघाट की सारी महिलाएं महिला मोर्चा चंपावत माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सोमेश्वर विधायक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के प्रयास से श्रीखेत भिटार खोट मोटर मार्ग के कार्य का शुभारंभ भाजपा जिला मंत्री और वन क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह ने नारियल तोड़कर भूमि पूजन कर किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मिठाई बांटी और भाजपा जिला मंत्री और क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक निधि सड़क का निर्माण कार्य 4 किलोमीटर किया जा रहा है। भाजपा जिला मंत्री और क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह ने कहा कि इस सड़क निर्माण कार्य से गुमोड़ी बगथल गांव के स्थानीय ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य का आभार जताया, साथ ही ये बताया कि इस मोटर मार्ग की लंबे समय से मांग की जा रही थी। भीमताल के नगरपालिका बनने के बाद इसका सरकारी बजट जारी किया गया है। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उनका आभार जताया। अब भीमताल नगर पंचायत को सरकारी तौर पर पूर्ण रूप से नगरपालिका का दर्जा मिल गया है। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा कि भीमताल नगर क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए ज्यादा बजट मिलेगा और क्षेत्र को विकास की गति मिलेगी। विधायक ने भीमताल नगरवासियों को बधाई दी। सत्ताईस फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चमोली में प्रशासनिक तैयारियां शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली हैं। इस वर्ष 106 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि 106 परीक्षा केंद्रों में 9,177 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगी। इनमें से हाई स्कूल में 5,057 और इंटरमीडिएट में 4,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जनपद में 17 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा को नकल विहीन करवाने के लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए उड़न दस्तों के गठन भी कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा इस समय हमारे पास कुल 106 केंद्र हैं, जिसमें से ये 100 केंद्र मिश्रित हैं और 6 केंद्र ऐसे हैं जो केवल हाई स्कूल हैं। हमारे जो पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें 5,057 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और 4,120 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने बोर्ड में इसकी संबंधित बैठक भी होने वाली है। हमने प्रशासन से केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था और की बात करी है, कस्टोडियन की नियुक्ति हमने कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा केंद्र में विद्यालय एक से अपना ही विद्यालय केंद्र नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तो अब जो केंद्र होता है उसमें पूरे अध्यापक बदलते हैं और अध्यापक बदलते हैं, तो इसलिए हमको तैयारी करनी होती है। तो हमने कस्टोडियन की नियुक्ति कर दी है और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो हो गए हैं। तो पूरी तैयारियाँ हैं अपने स्तर से परीक्षा।
अगस्त के महीने में जोशीमठ के दूरस्थ गांव पगनों में जबरदस्त भूस्खलन और दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण इस गांव में भूस्खलन के चलते कई परिवारों के आशियाने जमींदोज हो गए थे। इस मामले को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना रहता है। इस भूस्खलन के चलते पगनों गांव में देवी देवताओं के मंदिर और साथ में गांव के ही एकमात्र राजकीय प्राइमरी विद्यालय भी इस भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया। गांव के छोटे छोटे नौनिहाल गांव के ही टेंट में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं टेंट के पास विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर मौजूद है, जो छोटे नौनिहालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नाम अखिलेश है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और हमारा स्कूल टेंट पे चल रहा है। हमारा ना तो टॉयलेट लैट्रिन की व्यवस्था है और ना तो किचन की व्यवस्था है और हम जमीन पे बैठते हैं और यहाँ बर्फ पड़ने पे ठंडा भी लगता है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक ऐसा दुरस्त गांव जिस गांव का नाम पगनों गांव है। आपको बता दें कि जो पगनों गांव बीते अगस्त माह से लगातार दरार एवं भूदशाव का दंश झेल रहा है और आज भी पगनों गांव में दरार एवं भूदशाव का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं बात करें पगनों गांव के नौनिहालों की, तो पगनों गांव के नौनिहाल आज भी गांव के पास में बना एक टेंट में पढ़ने के लिए मजबूर बने हुए हैं। वहीं टेंट में पढ़ने वाले नौनिहालों का कहना है कि वहां पर उन्हें कुछ भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो सुविधाएं एक विद्यालय में होती है। और बड़ी बात तो यह भी है कि जहां पर यह टेंट मौजूद है, ठीक उस टेंट के समीप विद्युत विभाग का एक ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, जो ट्रांसफार्मर पूरे गांव को विद्युत सप्लाई करता है। ठीक उस विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे से पगनों गांव के नौनिहाल पढ़ने के लिए मजबूर बने हुए हैं और कभी भी पगनों गांव के नौनिहालों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।